सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली जंग की सूरत हाल में पहले ये बात ज़ेरे गर्दिश थी कि ईरान आबनाए हर्मज़ को बंद कर सकता है, जिससे दुनिया की तेल की फरामी पर बड़े मनफी असरात पैदा हो सकते हैं। आबनाए हर्मज़ की मुमकिना बंदिश ने आलमी तवानाई मंडी में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है और दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अब अगर ये रास्ता ज़ाहिर बंद होता है तो इसके असरात आलमी कीमतों के साथ साथ आलमी सप्लाई पर भी पड़ते हैं और तेल इम्पोर्ट करने वाले ममालिक पर का फौरी असर होता है। पाकिस्तान भी ओपेक ममालिक से तेल इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत इन्हीं खलीजी ममालिक से आती हैं। ओपेक प्लस खलीजी ममालिक के साथ रशिया और ईरान भी शामिल हैं। अब ओपेक प्लस ममालिक ने हालिया फैसले में पैदावार में 2,06,000 बैरल यौमिया इजाफा किया है, लेकिन ये आलमी सप्लाई का सिर्फ 0.2% बनता है। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इजाफे से कीमतों में नुमायां कमी लाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। ब्रेंट क्रूड की कीमत हालिया कशीदगी के दौरान फौरी तौर पर हमें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अंदाजे हैं कि शायद ये $100 तक पहुंच सकती है। बाज़ तज्ज़ियाकार खबरदार भी कर रहे हैं कि अगर ये कशीदगी बढ़ती रही तो ये बहुत जल्द $100 फी बैरल से तजावुज़ भी कर सकती है। पाकिस्तान की रोज़ाना तेल की ज़रूरत तकरीबन 4 लाख बैरल के करीब है। मौजूदा हालात में हुक्काम के मुताबिक मुल्क के पास 28 से 30 दिन का पेट्रोल और डीजल का ज़ख़ीरा इस वक्त मौजूद है। रिफाइनरीज ने भी 1 माह से ज़ायद क्रूड ऑयल के स्टोरेज की तस्दीक की है। अब इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में फौरी कमी का खतरा बहुत कम है। मुतबादिल रास्तों के तौर पर सऊदी अरामको की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जिसे पेट्रोल लाइन कहा जाता है, मशरिकी ऑयल फील्ड से फिर ये तेल मुंतकिल करती है और इसकी गुंजाइश तकरीबन 70 लाख बैरल रोज़ाना है। अब इसी तरह UAE की अबू धाबी से फजीरा तक पाइपलाइन की गुंजाइश तकरीबन 18 से 20 लाख बैरल रोज़ाना है। फिर फजीरा बंदरगाह अपनाए हर्मज़ के बाहर वाक़ है, तो इसलिए ये निस्बतन महफूज रास्ता तस्वुर किया जाता है। अगर बंदिश 1 माह से ज़्यादा जारी रहती है तो पाकिस्तान को महंगी फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ सकती है। पहले ही शिपिंग अखराजात में नुमाया इजाफा देखा गया है। तेल महंगा होने से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हो सकता है, जिसके बाद रुपए की कीमत पर भी दबाव ज़्यादा होगा। इन सब फैक्टर्स की मौजूदगी में पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ साथ बिजली टैरिफ में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका बहुत तेज़ी के साथ सामने आता है और फिर इसके नतीजे में महंगाई में भी इजाफा यकीनी तौर पर मुमकिन होगा। अब लॉन्ग टर्म में मसला सिर्फ सप्लाई का नहीं है बल्कि माली दबाव का भी होगा। ज़्यादा कीमतों से सर्कुलर डेट भी बढ़ेगा और इंडस्ट्रियल कॉस्ट में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर ओपेक ममालिक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस और गैर खलीजी ज़राए से महदूद मिकदार में सही सप्लाई जारी रख पाते हैं तो फिर मुकम्मल बहरान से बचा जा सकता है। इसी तरह शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान महफूज है क्योंकि ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में असल खतरा कीमतों और माली दबाव का है। अब इस सूरत हाल का दारोमदार ज़ाहिर है इलाकाई कशीदगी और इसकी सूरत हाल पर है, कितना बड़ा ये और कैसे पाकिस्तान इसमें बेहतर तौर पर डील कर सकता है इस सारे बहरान को। इस पर बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जाहिर है इस वक्त जैसे ही कोई इस तरह की कशीदगी होती है हम ऑयल प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखते हैं, मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट्स डाउन हो जाती हैं पूरी दुनिया की और एक मुआशी तौर पर मुल्कों की हालत बहुत सख्त हो जाती है। तो अब ये हालात पाकिस्तान पर बहुत तेज़ी से असरअंदाज हो रहे हैं, कैसे हम आगे निकल सकते हैं इन हालात से? जी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, बहुत बड़ा एक शॉक है एक्सटर्नल। इस मैग्नीट्यूड का जो एक अटैक हुआ है ईरान के ऊपर और ईरान रिएक्टिवली ना सिर्फ US बेसिस को हिट कर रहा है बल्कि उन तमाम डॉट्स को हिट कर रहा है खलीजी ममालिक में, जिससे ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर प्रेशर डाला जा सके, जिसके अंदर पेट्रोकेमिकल और ऑयल इंडस्ट्री सर-ए-फ़हरिस्त है, जैसे आपने कहा है। जो मैं अभी तक तज्ज़िये देख पाया हूँ या इंटरनेशनल लोगों से बात की है, वो 20% तो प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ इन एनी केस देख रहे हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग नहीं भी होता है, 20% का मतलब ये है कि तकरीबन $100 के क्रूड चला जाएगा। LNG की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत प्रेशर है और कतर ने अपनी LNG की प्रोडक्शन बंद कर दी है कुछ घंटे पहले, क्योंकि उसके ऊपर 2 अटैक हुए हैं उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो दोनों तरफ से सप्लाई साइड के ऊपर प्रेशर आ गया है। जैसे आपने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर 20% ना सिर्फ तेल आता है बल्कि 20% LNG भी उसी रूट से जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आ चुका है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान जो है ये आम तौर पे ऐसा शदीद कॉन्फ्लिक्ट कोई 2 हफ्ते 17 दिन एवरेज दुनिया में दिखाई देता है।
लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जितना डैमेज हो गया और ईरान ने भी पोजीशन ले रही है लॉन्ग टर्म रिएक्शन की, फिर पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद असर आएगा, ना सिर्फ तेल का जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नेचुरल उसका आउटकम है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसका आउटकम है, इम्बैलेंसेस ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं वो उसका आउटकम है। लेकिन ज़्यादा हमारे लिए तो ज़्यादा है क्योंकि हमारा तो हमसाया है, 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो हमारे जो बॉर्डरिंग प्रोविंस है उसकी इकॉनमी शदीद तरीके से मुतासर होगी। इसेंशियल्स अगर आप ऑयल से आगे जाएं तो फूड सिक्योरिटी इज़ अनदर इशू जिसके ऊपर बड़ी सीरियस प्लानिंग की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ये जो एक वॉर का एग्जोजनस शॉक है, आई थिंक ये कोविड के बाद दूसरा बड़ा शॉक दिखाई देता है। और हम साहब अभी जो पोजीशन ज़ाहिर है ईरान की भी सामने आ गई, अमेरिका ये कह रहा है कि हम 3 से 4 हफ्ते अभी हमें लगेंगे और हम लगातार ये अटैक्स करते रहेंगे। अगर ये सिचुएशन 3-4 हफ्ते तक 20-25 डेज़ तक प्रोलॉन्ग करती है तो फिर पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जो कि अभी हम मैक्रो इंडिकेटर्स को हमें कह रहे थे कि बड़े स्टेबल हो गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, तो ये इन्फ्लेशन रेट हमारा क्या हम इसको अंडर कंट्रोल रख सकेंगे, जो ज़ाहिर बड़ा चैलेंज होगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर एक कमोडिटी फिर हमारे मुल्क में महंगी हो जाती है, तो बहुत तेज़ी से क्या कोई महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, अगर ये 1 माह से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाता है। आप देखें अनसर्टेनिटी की प्राइस तो आनी शुरू हो गई है, इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस जो ली थी उससे निकलना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान से भी गल्फ़ से भी। पाकिस्तान के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका गल्फ़ के अंदर बिजनेस भी है, प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। सो इस वक्त तो एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू सिक्योर देयर पोजीशन, मीडियम टर्म पोजीशन को शॉर्ट टर्म पे ले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कमोडिटीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी बिकॉज ज़्यादातर लोग कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, ख़ास तौर पे प्रेशस कमोडिटीज़ के अंदर, क्योंकि वो रिस्क सबसे जहाँ पर कम होता है। अब पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए क्या, देखिए वो तो खैर हुकूमत आई एम श्योर वो समझती है, लेकिन पहले तो एक सिग्नलिंग बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्राइसिस पे कौम को एतमाद में लें, कौम को बताएं कि हमने कहाँ कहाँ से एनर्जी के एक्सपर्ट से रब्ता किया हुआ है, ग्रुप्स बन गए हैं जो विद इन अ वीक आपको एक प्लान देंगे। लोगों को बताएं कि आप बचाइए फ्यूल को, आप बचाइए फूड सिक्योरिटी के आइटम्स को, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इसकी शॉर्टेजेस हो सकती हैं अगर वॉर बढ़ जाए। तो एक तो एतमाद पे लेना नंबर 1। दूसरा, बड़ी एक कंटिजेंसी इमरजेंसी प्लानिंग की ज़रूरत होती है ऐसी सूरत हाल में। अल्लाह करे कि वॉर ना जाए, बट प्लानिंग तो बहुत ज़रूरी है कि अगर ये आगे चली जाती है तो क्या सिनेरियोज बनते हैं, जिसके अंदर आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत है, आपको अपने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को डिफ़र करने की ज़रूरत है ताकि आप कैश बचा सकें, आपको डॉलर्स बचाने हैं, आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ सकती है और हमारी कंपेटिटिवनेस नीचे जा सकती है, उसके लिए विनर्स को कैसे आपने कैरी ऑन करना है। तो आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि प्लानिंग और डायलॉग हमें कौम ताकि स्टेक होल्डर्स सब के सब टेबल पर आए और उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है। आराम साहब, जब ये सिचुएशन अगर 2-3 हफ्ते के बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होने की तरफ भी जाती है तो गल्फ़ कंट्रीज़ जिनके साथ हमारी ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, क्या वो सब कुछ बहुत आसानी के साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा, सब कुछ बहाल हो जाएगा, या फिर ये वक्त लेगा? इकनॉमिकली बहरहाल हर एक मुल्क पर थोड़ा बहुत डेंट पड़ना है और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर वो थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। नहीं जी, डैमेज तो हो गया है। देखिए ना, जो मुल्क सेफ हेवन्स कहलाते थे अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हो गया है। तो बहुत सारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने तो वहाँ से पैसा खींचना शुरू कर दिया। अब जब एक दफ़ा एतबार टूट जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा ईरान के ऊपर स्ट्राइक होगी और ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा। सो वो डैमेज जो है, ख़ास तौर पे जो रिलेटिवली छोटे ममालिक हैं यूएई तरह के, उनके ऊपर तो डेफिनेटली एक प्रेशर बड़ा क्लियर दिखाई देता है। कतर बहुत छोटा है और उसके पास एलएनजी है, वो शायद इतना डैमेज ना हो उसके ऊपर जितना बहरीन और यूएई पे मुझे दिखाई देता है। सऊदी अरब बड़ा मुल्क है, वो शॉक को रिलेटिवली बेहतर तौर पे एब्जॉर्ब कर सकता है। अब पाकिस्तान पे आइए, एक तो मुझे पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं उनके ऊपर ख़तरा दिखाई देता है कि उसके अंदर डिक्लाइन पॉसिबल है। अगर वहाँ पर इकॉनमी बैठती है तो इमीडिएटली आपको पता है एक्सपैट वर्कर्स के ऊपर एक्स पहले आता है।
नंबर 2, जो हम उनसे तेल खरीदते थे, कीमतें बढ़ जाएंगी, जो हमें वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते थे। मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि जो हमारे डिपॉजिट्स रखे हुए हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। तो पाकिस्तान को, इवन चाइना जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू मेजर बायर है ऑयल का। तो इस वक्त खित्ते की इकोनॉमीज़ का जो प्रेशर आएगा उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करके पाकिस्तान को एक रिजिलियंस की और एक जिसको हम कहते हैं प्लान ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कि हमने कैसे कारोबार को चलते रहना है, वो करने की ज़रूरत है। ये खाली स्टेटमेंट्स देने से या फ़ोन कॉल्स करने से वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सॉलिड गेम प्लान टेबल पे रखना चाहिए। और हम साहब, मेरा एक आखिरी सवाल भी ये रेमिटेंसेस से मुताल्लिक था कि अगर इसमें 10, 15, 20% भी कट ऑफ होता है और लोगों को अगर अपने मुल्क वापस आना पड़ता है, तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, फिर उन रेमिटेंसेस से जो हम ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट को वो किसी हद तक एक कवर दे रही थी, तो वहाँ फिर हम स्ट्रगल करेंगे, चूँकि एक्सपोर्ट्स तो हमारी ऑलरेडी पिछले 7 महीनों में फिस्कल ईयर में बहुत कम रही, और फिर अभी हम ज़ाहिर है फौरी तौर पर उस नंबर को बढ़ा भी नहीं सकते जो दुनिया में हालात हैं। तो ये रेमिटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंस इस वक्त रखती हैं इस पूरी सूरत हाल में। जी, हमारे लिए जो पहला इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा वो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेजेस का आएगा, और जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हाई हो जाएगी बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस हाइक। और अगर रेमिटेंस के अंदर कमी आती है, लेट्स से 10% भी आती है, तो $3 अरब की आती है। तो गैप्स तो हमें $3 से $4 अरब, हमें उन गैप्स को तो कहीं से फिल करना होगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि IMF माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज ये चीज़ें पाकिस्तान के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन जो हमारी इस वक्त प्लान था इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो मुझे बड़ा क्लियरली डिले होता दिखाई दे रहा है इस सूरत हाल में, जो कि इसमें हमारा किया धरा नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हम जो हैं बीइंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स और बीइंग नेबर, दोनों तरफ हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक इंटरनेशनल चल रहा है और एक कॉन्फ्लिक्ट हमारा अफगानिस्तान से चल रहा है। तो इसकी इम्पैक्ट तो आना शुरू होगा। देखिए, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर अगर खुला होता तो आप वहाँ से चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो साइड भी बंद है। तो हमें तो इस वक्त मुझे जो है ना इसेंशियल कमोडिटीज़ की इंपोर्ट बढ़ती दिखाई दे रही है और प्रेशर दिखाई दे, उसको हमें डील करना है, और उसके लिए बड़ी तगड़ी प्लानिंग, कुछ ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा जिनको इसका तजर्बा हो और जिन पे मार्केट्स एतबार करें, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रस्ट टूटता है तो इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज़ क्वाइट पॉसिबल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद हुआ। आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट पिछले 3 साल में शदीद दबाव में रहा है। ये वो रकम है जो बिजली बनाने वाली कंपनीज के साथ डिस्ट्रीब्यूशन इदारों और हुकूमत के दरमियान उधार की सूरत में घूमती रहती है। जब बिल पूरे वसूल ना हो या नुकसान ज़्यादा हों तो यही रकम जमा होकर एक पहाड़ बन जाती है। जून 2024 के अख्ताम पर सर्कुलर डेट तकरीबन 2.4 ट्रिलियन रुपए था। मार्च 2024 के आसपास ये सतह 2.79 ट्रिलियन रुपए तक भी पहुंची है। फिर बाद में कुछ इकदाम से इसमें कमी आई है और जून 2025 के अख्ताम पर यह 2.39 ट्रिलियन से 1.69 ट्रिलियन रुपए की रेंज में रिपोर्ट हुआ, यानी तकरीबन 780 बिलियन रुपए की कमी इसमें आई। मगर यह कमी भी मुस्तकिल साबित नहीं हो सकी, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर 2025 में इसमें एक बार फिर इजाफा देखा गया। अंदाजों के मुताबिक ये दोबारा 1.8 से 2.1 ट्रिलियन रुपए की सतह तक पहुंच गया। सर्कुलर डेट की वजह ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात हैं। इजाफी लाइन लॉसेस की वजह से एक ही साल में 276 अरब रुपए तक का बोझ पड़ा है। अब नतीजा ये निकला है कि मजीद कर्ज फिर बढ़ता जाता है। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स भी इसकी एक बड़ी वजह है। अदायगियाँ ना होने से 900 अरब रुपए से ज़्यादा वाजिबात जमा हुए हैं, और फिर नतीजा ये है कि बिजली के बिलों में 10 से 15% तक इजाफा सिर्फ डेट की वजह से होता है। अगर नुकसानात और रिकवरी बेहतर ना हुई तो सर्कुलर डेट दोबारा बढ़ता रहेगा। अब इस हवाले से नेपरा की कारकर्दगी रिपोर्ट सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना देती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2024-25 में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने कौमी खजाने को ओवरऑल 472 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक ट्रांसमिशन और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नुकसानात, और दूसरा रिकवरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात की मद में 265 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। यानी बिजली सिस्टम में ज़ाय हुई या चोरी हो गई
कम रिकवरीज की वजह से मजीद 207 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि बिजली फरोख्त हुई मगर इसकी मुकम्मल रकम वसूल ना हो सकी। सबसे ज़्यादा नुकसान पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने किया। पेस्को का नुकसान 87 अरब 48 करोड़ रुपए रहा है। ये कुल नुकसानात का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का 52 अरब 41 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने 36 अरब 4 करोड़ का नुकसान किया है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 35 अरब 17 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। फिर हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी का फिगर 27 अरब 14 करोड़ रुपए का है। मुल्तान कंपनी की जानिब से 14 अरब रुपए का नुकसान किया गया और फिर फैसलाबाद कंपनी ने सबसे कम यानी 2 अरब 97 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। आइस्को का तकरीबन 4 अरब 78 करोड़ रुपए और गुजरावाला का 5.5 अरब रुपए नुकसान रहा है। अब ओवरऑल पिक्चर अगर देखें तो 472 अरब रुपए का नुकसान सर्कुलर डेट को बढ़ाने का एक बड़ा सबब है। बिजली महंगी है, रिकवरी कम है और चोरी ज़्यादा है। सिस्टम पुराना होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी भी एक बड़ा मसला है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो हर साल सैकड़ों अरब रुपए का ये बोझ मजीद बढ़ता रहेगा। रिफॉर्म्स के बगैर पावर सेक्टर माली तौर पर स्टेबल नहीं हो सकता। अब इस सर्कुलर डेट को कम कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, कोशिशें हो रही हैं, कामयाब क्यों नहीं हो पा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर खालिद वली साहब से, हेड ऑफ रिसर्च हैं SDPI के हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, ये किसी साल 472 अरब, किसी साल 270 अरब, ये हर साल हम सैकड़ों अरब का नुकसान करते जा रहे हैं। ये सिलसिला रुकेगा कैसे? समझने के सर्कुलर डेट को एक स्टॉक है और एक फ्लो है। स्टॉक मैनेजमेंट की बात हो रही है कि जो पहले से एक्यूमुलेट हुआ है, जो इकट्ठा हुआ है, उसको तो कम कर दिया गया है फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके। आपने सस्ते इंटरेस्ट रेट पे कर्जा ले लिया बैंक से और आपने पुराने वाला कर्जा उतार दिया क्योंकि वो महंगे इंटरेस्ट रेट पे था, तो स्टॉक कुछ कम हो गया। लेकिन जो फ्लो आ रहा है आपका सर्कुलर डेट का, वो इनएफिशिएंसीज की वजह से है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। आपके दाइयों में जो बताया, आपने एक दाइये में भी बताया कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो बड़ा नुकसान करी है। उनकी जो रिकवरी रेशियो है वो बड़ा कम है। बिलियंस ऑफ रुपीज का नुकसान जो है वो हर साल होता है। नेपरा की रिपोर्ट हमने देखी, इसके कुछ स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं। आपने पेस्को का जिक्र किया, कैस्को का जिक्र किया। जो पेस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, के पूरे KPK को सर्व करती है। हजारा के लिए अभी आपने एक नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाई है, लेकिन ट्राइबल एरिया की एक्सपार्टा जो है वो भी इसमें आते हैं और पूरा KPK इसमें आता है। कैस्को जो है वो पूरे का पूरा बलूचिस्तान कैस्को के थ्रू जो है वो सर्व होता है। तो जब आप इतना ज्यादा बड़ा एरिया एक कंपनी को दे देंगे तो नॉन रिकवरी ऑफ जो बिल्स है वो शायद बढ़ती जाएगी। तो हमें शायद इनके साइज को छोटा करना होगा, सर्विस एरिया को कम करना होगा, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ या प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा, तब जाके इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरी चीज पाकिस्तान का टैरिफ सिस्टम है। जैसे जैसे टैरिफ महंगा होता जाता है, लोगों की नजर में बिजली चोरी करने की जो यूटिलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये इख्तियार नहीं दिया कि जहाँ पे आपके लाइन लॉसेस ज्यादा है वहां पे आप बिजली की प्राइस बढ़ा दें, तब तक आप ये वाला काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो आपको काफी सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा, तब जाके आपका जो फ्लो है वो ठीक होगा। उसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये है कि जो डिस्कोस का गवर्नेंस मॉडल है उसको ठीक किया जाए, तब जाके आप जो है वो रिकवरीज को बढ़ा सकेंगे। या तो इनको कॉर्पोरेटाइज कर दें, परफॉर्मेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स लेके आए, आपके जो टाइम स्केल है उसको परफॉर्मेंस के साथ लिंक करें, प्रमोशंस को परफॉर्मेंस के साथ लिंक करें, या फिर इनको प्राइवेटाइज कर दें और कंपटीशन लेके आए, तब ये ठीक हो। और खालिद साहब, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तो बात बहुत अरसे से हो रही है, अब महीनों नहीं, अब तो ये सालों गुजर गए ये बात करते हुए। हुकूमत भी अपने तौर पर कोशिश कर रही है लेकिन शायद हो नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है, या इंटेंशन और विल का इशू हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर ये जाते हैं तो ये पेस्को, केस्को, सेपको, ये जो 3 सबसे बड़े नुकसान करने वाले इस वक्त डिस्कोज हैं, ये इनकी प्राइवेटाइजेशन क्या इतनी आसान होगी? इस साल 2 से 3 डिस्कोज को हुकूमत प्राइवेटाइज करना चाह रही है, लेकिन लगता नहीं कि ये उस फहरिस्त का हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, इनिशियली जो डिस्कोज है प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में वो आपके गुड परफॉर्मिंग डिस्कोज है, और उस मॉडल को फॉलो करते हुए फिर आप जो है वो बैड परफॉर्मिंग डिस्कोज की तरफ जाएंगे, जो कि मेरी नज़र में शायद ठीक नहीं है। आपको उनकी गवर्नेंस मॉडल को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, कंपटीशन मार्केट में लेके आए। अगर 2 पब्लिक ओन्ड कंपनीज ही एक दूसरे के साथ कम्पीट करी हो एक सर्विस एरिया में, तो शायद उनकी जो कॉम्पिटेंस है, जो उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इन डिस्कोज को थोड़ा छोटा कर दें, सर्विस एरिया कम कर दें, तो वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन साथ साथ में आपको प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ मार्केट रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। एक ये कि एक ही सर्विस एरिया में काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हूँ, और दूसरा साथ में ये कि किसी तरीके से आप टैरिफ रिफॉर्म इस तरह से करें कि वो जो है वो कंपेटिटिव टैरिफ हो,
कम करते जाएं टैरिफ को, लेकिन उस तरफ शायद नहीं आया जा रहा। हमारा फोकस शायद बड़े शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस पे है, खास तौर पे सोलर को कैसे करब किया जा सकता है। मेरी राय में तो ये जो नेट मीटरिंग पे को करब किया गया है, ये भी शायद इसी चीज की कड़ी है कि आप जिसको उसको इंसेंटिवाइज करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स उसको खरीद सके, उनको एक गारंटी मिले कि लोग सोलर पे शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन अब हमें ये गवर्नेंस मॉडल चीज करना होगा, चेंज करना होगा, वगरना आज से 10 साल बाद भी हम यही रोना रो रहे होंगे कि नेपरा की एक रिपोर्ट आई है, पावर डिवीजन उस पर रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन लॉसेस तो हैं अपनी जगह पे। तो यही डिबेट आज से 10 साल भी होगी, तो आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे जाना। तो खालिद साहब, ये जो दो बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो ये रिकवरी का, नॉन रिकवरी का, और फिर दूसरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें आसान कौन सा चैलेंज है कि किस पर हुकूमत पहले काम करके उसको बेहतर कर सकती है? रिकवरीज क्यों पूरी नहीं हो पा रही? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फ्लॉज को दूर करने के लिए चाहे शायद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़े या एक्सपर्टीज़ चाहिए हो, लेकिन ये नॉन रिकवरी का इशू क्यों इतना संजीदा होता जा रहा है? देखिए, जो आप बिल्कुल ठीक कहा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ ना कुछ हद तक जरूर रहते हैं सिस्टम में, वो आपकी फिजिक्स है, वो इंजीनियरिंग सोल्यूशन वो शायद महंगे भी हों, लेकिन जो नॉन रिकवरी है उसका ताल्लुक आपकी लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी है। जितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है उतना अच्छा आप मेंटेन कर सकते हैं, आप रिकवरीज कर सकते हैं। अगेन मैं इसको इसी चीज के साथ लिंक करूंगा कि अगर आपने एक कंपनी को, कैस्को को, पूरा बलूचिस्तान का सर्विस एरिया दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर्स में आपकी वायर हैं, वायर का बिजनेस है, तो उधर से रिकवरी मुश्किल होगी। उसको बाइफरकेट करें, क्लस्टर्स की फार्म में वहाँ पे कंपटीशन लेके आए, तब जाके वो चीज़ ठीक होगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको पेट्रोलियम सेक्टर से एग्जांपल दूं, तो जिस तरह से पेट्रोलियम सेक्टर आपके पंप्स जो हैं वो प्राइवेटाइज्ड हैं, वहाँ पे तो आपको नॉन रिकवरी का इशू नजर नहीं आता। तो इसी तरीके से आपको इस सेक्टर को भी थोड़ा सा डिवॉल्व करना होगा, इसको थोड़ा सा छोटे हिस्सों में तकसीम करें, इसकी गवर्नेंस को बेहतर करें, तब जाके आपकी चीजें ठीक होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अभी अगेन फोकस जो है वो आर्टिफिशियल मेजर्स पे है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है उसकी तरफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, हेड ऑफ रिसर्च SDPI को आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2025-26 के पहले 8 माह में 8.1 ट्रिलियन रुपए जमा किए हैं। यह हदफ 8.5 ट्रिलियन रुपए था, यानी 429 अरब रुपए की यहाँ पर कमी रही है, शॉर्टफॉल रहा है। अगरचे वसूलियों में सालाना बुनियाद पर 11% का इजाफा हुआ है, मगर हदफ पूरा ना होना फाइनेंशियल कंसर्न्स को जाहिर करता है। सिर्फ फरवरी में 944 अरब रुपए जमा हुए और ये पिछले साल के 844 अरब के मुकाबले में 12% ज़्यादा तो हैं, लेकिन माहाना हदफ 1.02 ट्रिलियन रुपए था। इस तरह यहाँ भी 85 अरब रुपए की कमी रही है। अब इससे जाहिर होता है कि ग्रोथ तो मौजूद है, मगर टैक्स वसूली की रफ्तार टारगेट के मुताबिक नहीं है। इनकम टैक्स की वसूली 3.9 ट्रिलियन रुपए रही, हदफ 4 ट्रिलियन से भी ज़ायद था, कमी 142 अरब रुपए रही। सेल्स टैक्स में 2.7 ट्रिलियन रुपए वसूल किए गए, जबकि हदफ 3.02 ट्रिलियन रुपए था। यहाँ पर 245 अरब रुपए का सबसे बड़ा गैप सामने आया है। कस्टम्स ड्यूटी 850 अरब रुपए जमा की गई, जो टारगेट से 48 अरब रुपए कम रही है। सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ने 532 अरब के साथ 526 अरब के टारगेट को अबूर किया। बाकी तमाम जगहों पर आप एक गैप देख रहे हैं, एक कमी देख रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स से बताते हैं कि असल मसला सेल्स टैक्स की सुस्त रफ्तार है। मुल्क की खपत और इंपोर्ट सरगर्मी कमज़ोर हैं। इसके साथ कुछ टैक्स छूट और फिर सुपर टैक्स की मअतली से भी टैक्स कलेक्शन के टारगेट हासिल करने में मुश्किलात पेश आई हैं। इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए IMF पहले ही सालाना टारगेट में 150 अरब रुपए की कमी कर चुका है। जुलाई से फरवरी रिफंड्स और रिबेट्स 386 अरब रुपए रहे। ये पिछले साल से तकरीबन 10% ज़्यादा है। रिफंड्स में इजाफा कारोबारी लिक्विडिटी के लिए बेहतर है, मगर नेट कलेक्शन में कमी लाता है। गुज़िश्ता माली साल में भी 11.73 ट्रिलियन रुपए जमा हुए थे, जबकि टारगेट 11.9 ट्रिलियन था, जो कि 2 बार रिवाइज भी हुआ था। वहाँ भी 163 अरब की कमी रही थी, लेकिन इस वक्त 26% ग्रोथ हासिल हुई थी। अब इससे जाहिर होता है कि ग्रोथ और टारगेट में जो फ़र्क है वो एक मुसलसल मसला है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो सालाना टारगेट हासिल करना इस बार भी खासा मुश्किल होगा। इसका असर फिर बजट खसारे के साथ कर्ज़ों और IMF के प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है। अब जब ये टारगेट्स इतने बड़े सेट कर लिए, जो कलेक्शन है वो उस रफ्तार से क्यों नहीं चलती, उसके लिए किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाते, इस पर हम बात करेंगे। हमारे इशफाक तोला साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो इस शॉर्टफॉल्स का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। ये पिछले साल भी यही रहा, फिर हमें टारगेट रिवाइज करना पड़ा। यहाँ भी हम 7-8 माह के बाद जब जायज़ा ले रहे हैं और मंथली जायज़ा ले रहे हैं, तो वो एक शॉर्टफॉल मुस्तकिल हमें दिखाई दे रहा है। अभी भी 429 अरब का शॉर्टफॉल मौजूद है।
रहमान रहीम। थैंक यू अरबाब भाई। देखिए, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में बिल्कुल सही फरमाया। इशू जो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है ज़्यादातर, वो ये है कि सेल्स टैक्स का जो शॉर्टफॉल है वो अच्छा खासा आया है। अब इसमें जाहिर सी बात है, देखें, सेल्स टैक्स का गैप वैसे ही एक बहुत बड़ा है, सही है, उस पर रिफॉर्म्स बिल्कुल माजी में भी काम हुआ है। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल शायद कोई ऑन ग्राउंड बातें तो हो रही है, बट ऑन ग्राउंड एज सच को शायद रिफॉर्म्स पे खासा काम नहीं हो रहा लोगों को टैक्स नेट में लाने का। हम बिल्कुल अखबार में सुनते तो रहते हैं कि जी ये मेजर इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो एसआरओ निकल रहा है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मुझे शॉर्टफॉल देखते हुए ये नज़र नहीं आ रहा कि कोई खासा काम हो रहा है रिफॉर्म्स की तरफ। दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त जो है स्लो डाउन हुई हुई है। डोमेस्टिक इकोनॉमी अगर मैं बोलूँ तो उस वजह से शायद सेल्स टैक्स की जो ये टारगेट एम्बिशियस टारगेट था, ये जो चाह रहे थे, वो अभी तक शायद अचीव नहीं कर पाए हैं। तो हमारे साहब, ये जो अभी स्लो डाउन है इकोनॉमी, ये आगे तो मज़ीद स्लो डाउन होनी है। एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हमारी जो सी के थ्रू होती हैं वो रुक चुकी हैं, इस वक्त कार्गोज़ बंद हो चुके हैं, और ज़ाहिर है इसका भी असर फिर ओवरऑल लिक्विडिटी पर और बिज़नेस एक्टिविटी पर पड़ेगा। तो शॉर्टफॉल में मज़ीद गैप आ सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन रही और अभी आप देख रहे हैं जैसे जंग की सूरत हाल वगैरह हो रही है, तो बिल्कुल जो है इकोनॉमी अगर मज़ीद स्लो डाउन हो गई तो, या इकोनॉमिक एक्टिविटी मज़ीद स्लो डाउन हो गई, तो जाहिर सी बात है इसमें फिर एक असर बिल्कुल आएगा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भी। सही। और लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो हमारा टारगेट था उसमें कोई 2000 अरब का इजाफा किया गया था। तो ये क्या सोच कर किया गया था जब हमने टैक्स नेट को उस मुनासबत से नहीं बढ़ाया, कोई रिफॉर्म्स हमने ऐसे नहीं किए, ये इतना ये ह्यूज टारगेट, इसको हम कैसे अचीव कर सकते थे? और 8 माह बाद आज हम 450 अरब की दूरी पर खड़े हैं उससे। फिर देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टारगेट जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए। असल में हर साल जो है आईएमएफ के प्रोग्राम में हम होते हैं तकरीबन, और क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक बिल्कुल आईएमएफ के प्रोग्राम में उनकी अपनी शराइत हैं, तो उसके मुताबिक आप रेवेन्यू टारगेट्स जब सेट करते हैं तो जाहिर सी बात है, देखें, ऑन ग्राउंड तो हमारी डोमेस्टिक टीम होती है ना, उनको पता होता है कि इकोनॉमी की बॉयंसी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से चल रही है, टैक्स नेट जो है किस सेक्टर में डेड वेट लॉस क्रिएट होने जा रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत से फैक्टर्स और वेक्टर्स होते हैं। तो हम टारगेट तो बिल्कुल सेट कर लेते हैं, फिर जो है डाउनवर्ड रिवाइज भी हो जाते हैं, उसको भी हम मीट नहीं कर पाते। तो आई बिलीव ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो मुख्तलिफ होती है उससे जो हम जो है टारगेट सेट करते हैं। इसमें सर देखें, बात यह है कि अच्छा, ये क्या हमें ये मद्देनज़र भी रखना होगा कि जो ये इनकम टैक्स की कलेक्शन है, इसमें सुपर टैक्स का जो 4B और 4C की कलेक्शन है उसमें वो भी शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद ये शॉर्टफॉल आया है। अच्छा। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो हमें ये भी ज़रा सोचना पड़ेगा कि जो है वो तो चलें ठीक है, माजी की एक लिटिगेशन थी, उस पर जो है जो भी फैसला आया अदालतों का टैक्स पेयर के कुछ खिलाफ आया, तो उस वजह से अब जो डिमांड नोटिस क्रिएट हो रहे हैं और रिकवरीज हो रही हैं, तो ये उसका भी टैक्स फैक्टर इन हुआ है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, चलें, सुपर टैक्स तो जब इनिशियली आया था 2015-16 में, तो ये तो एक एड हॉक मेजर था जिसको फिर मजबूरन कंटिन्यू रखना पड़ा था उस वक्त की सिक्योरिटी सिचुएशन देखने के लिए मद्देनज़र रखते हुए। तो ये बाद में जब 2022 में दोबारा लागू हुआ, 22 से लेके अभी तक चलता हुआ आ रहा है, तो सर इस तरीके के मेजर्स हमें ख़त्म करने पड़ेंगे जो कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बिल्कुल जकड़ के रख देते हैं और मार देते हैं हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को। क्योंकि सर आप खुद बताएं ना, जो एक बंदा इतने सुपर डैम में थोड़ी सी टेक्निकल बात कर दूंगा एट दी एक्सपेंस ऑफ बिट ऑफ कन्फ्यूजन मे बी, बट ये है कि देखिए, अब सुपर टैक्स में अब जो हमारे बेनिफिट्स अदरवाइज होते हैं टैक्स पेयर के लिए, अगर माजी साल में कोई मेरा लॉस है, मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, उसका बेनिफिट मुझे मिलता है, मैं उसको अपनी इनकम के अगेंस्ट इस साल की एडजस्ट कर सकता हूँ। सुपर टैक्स में आपने उसको ख़त्म कर दिया। डिविडेंड इनकम जो होती है जिसपे 15% में, बहुत बेसिक सी मिसाल ले रहा हूँ, 100 रुपये का डिविडेंड आया, 15 रुपये उस पर टैक्स विदोल्ड होके 85 रुपये मेरे अकाउंट में आ गया, सरकार ने फिर सुपर टैक्स उस पर लगा के उसको फिर दोबारा टैक्स कर दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ,
तो आप लोगों ने जो डिस्पोजेबल इनकम है इंडिविजुअल्स की भी और जो कंपनीज की इनकम है जो उनको बेनिफिट्स अदरवाइज मिल सकते थे उनको बिल्कुल इकोनॉमी को क्रश कर दिया, एक क्रशिंग मेजर है। और अनफॉर्चुनेटली जो है मुझे लगता नहीं है कि टैक्स नेट जो है वो बढ़ा पाएंगे, क्योंकि रिफॉर्म्स पे कोई अच्छा खासा काम होता मुझे दिख नहीं रहा है। तो यही होगा कि इसी तरीके के एडहॉक मेजर्स लिए जाएंगे और डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो पहिया है वो बिल्कुल जो है बंद हो चुका होगा। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है। टारगेट्स हम अगर देखें, सुपर टैक्स अगर रिकवर करने से टारगेट मीट हो जाता तो आज हो चुका होता, नहीं हो पाया सर। तो इनको मेरे ख्याल से दे हैव टू रियलाइज कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट एंड दे नीड टू टेक सम सीरियस मेजर्स रादर देन ये एडहॉक मेजर्स लगा के जो है लोगों के जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको क्लिप करें। वैसे ही सर जाहिर सी बात है, अभी एक पाकिस्तान पिछले 4-5 साल में एक इनॉर्मस इन्फ्लेशन वेव से गुजरा है। लोगों ने वैसे ही बहुत जो है मुश्किलात का सामना किया है। अब जो है अगर आप इन एडहॉक टैक्स में चले, अब तो जो हो गया वो हो गया, आगे जाते वक्त ये टैक्स मेजर्स ना कंटिन्यू किए जाए, मेरे ख्याल से आवाम इसी बात पे खुश हो जाएगी जो हमारे बिजनेसमैन है कि अगर हम सुपर टैक्स को रिवोक कर दें तो शायद थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर वहीं से ही आ जाएगा। बाकी तो चले रिफॉर्म्स की हम बाद में बात कर लेंगे, बट ये एडहॉक मेजर्स जो है जो मजीद आप एक इनकम टैक्स हो चुकी है उसको आप दोबारा टैक्स करें, सर ये दिस इज अनफेयर। अच्छा, अब ये 8 महीने इस फिस्कल ईयर के गुजर चुके और पिछले साल वाली ही रिपीटेशन हमें नज़र आ रही है। वहाँ हमारा 13 ट्रिलियन का टारगेट था, हमने 11 ट्रिलियन किए, यहाँ 14 का टारगेट है, तो हम बहुत मुश्किल 12 के करीब ही पहुँच सकेंगे। तो अब 2-3 महीने बाद फिर ये नया बजट आना है, तो जो आप एडवाइस कर रहे हैं उस पर बैठ कर काम करने का, उसको गो थ्रू करने का अब ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि 2 महीने के बाद तो फिर बिल्कुल सर पर खड़ा होगा बजट और उसमें यकीनी तौर पर ये 2-2.5 हज़ार अरब का मज़ीद इजाफा करेंगे टारगेट में। देखें मेरे ख्याल से तो इट इज़ नेवर टू लेट। हर वक्त अच्छा वक्त होता है कोई भी अच्छा काम करने का। द इशू इज़ कि ये इट इज़ अ वेरी बिटर एंड अ वेरी टफ पिल टू स्वॉलो, क्योंकि इनिशियली जब आप ये एडहॉक मेजर्स रिवोक करते हैं तो ऑफ कोर्स जो आपका प्रोजेक्टेड टारगेट होता है शायद उसमें थोड़ा सा इनिशियल आपको दिखेगा कि यार रेवेन्यू कलेक्शन में आपको हिट मिली है। सिमिलरली अगर आप किसी का चीज़ का विथहोल्डिंग टैक्स रेट कम करेंगे, जैसे मैं सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता हूँ तो मुझ पर 15% टैक्स रेट लगता है एट सोर्स अगर मैं किसी जो है ना कंपनी को सर्विस देता हूँ। तो अब जो है अगर वो आप उसको कम करेंगे 15 से वापस जो 11% था उस पर ले आएंगे या 8% जैसे एक ज़माने में होता था आप 8% लेंगे, तो ऑफ कोर्स आपका जो एक कैश फ्लो है सरकार का वो बिल्कुल जो है वो एक थोड़ा सा हिट ज़रूर लेगा। लेकिन सरकार को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब मैं साल के आखिर में अपना रिटर्न फाइल करूँगा, कोई भी सर्विस सेक्टर का या कोई भी बिजनेस होगा, तो वो जाहिर सी बात है वो जो है इनको बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा डाउन द लाइन, क्योंकि इतनी हैवी टैक्सेशन है कि वो सेक्टर्स बिल्कुल क्रश हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताएं ना, एक 15% टर्नओवर पे मेरी ग्रॉस फी का किस मतलब आप देखें तो आगे सामने से सरकार मुझे दे क्या रही है। आई नो आई माइट साउंड लाइक अ टिपिकल टैक्स पेयर टू यू, बट मैं खुद भी एक टैक्स वकील हूँ, तो मैं इस बात को समझता हूँ कि जी ठीक है टैक्स बाय द बुक अगर मैं चलूँ कि भाई टैक्स मेरे स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं है, मगर सर देखें टैक्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट और सिटीजन के दरमियान ही होता है ना, तो कभी ना कभी तो सिटीजन, और ये सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जी ठीक है पहले तो लोग एक होता है क्या, जो वो लोग होते हैं जो टैक्स देना ही नहीं चाहते, मैं बिल्कुल उस चीज़ के खिलाफ हूँ भाई। अगर आप कमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, आप अच्छा कमा रहे हैं, बिल्कुल सरकार को उसका हक दें। लेकिन सिमिलरली सरकार को भी ये चाहिए कि यार अगर वो लोग जो इतने अरसे से टैक्स भरते हुए आ रहे हैं, आप उनको मजीद विदहोल्डिंग टैक्स रेट बढ़ा के उनको क्रश तो ना करें। उनके आप देखें ना, एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, सही है, आप एम्प्लॉयज़ की सैलरीज उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से सरकार आप पे विदहोल्डिंग टैक्स रेट बढ़ा देता है। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, काउंटर इफेक्ट ही आएगा ना। हमने रिपेल इफेक्ट सुना है बिल्कुल कि आप अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं बिजनेस सेक्टर में तो उसका रिपेल इफेक्ट आता है, या तो एक काउंटर इफेक्ट दे देते हैं, इन्फ्लेशन पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट चले थोड़ा मैच करके कोशिश करें कि यार ठीक है किसी का घर है वो इफेक्ट ना हो, आप उसको इन्फ्लेशन मैच करें, उससे ज़्यादा कर दें। यहाँ से सरकार आप पे टैक्स बढ़ा देता है तो इट एंड्स अप किलिंग द सेक्टर। और कुछ भी नहीं होता, सरकार को
अल्टीमेटली लॉस होता है इन चीज़ों का, बजाय इसके कि फ़ायदा है। ठीक है, टेम्परेरी कैश फ्लो बिल्कुल सरकार का बढ़ जाएगा, क्या मेरी इनकम पे लेट से 4% उनको ज़्यादा मिल जाएगा, बट ये मुझे एक बात बताए ना कि जो मेरे बेचारे अल्टीमेटली मेरे एम्प्लॉयज़ का जो है या मेरा परचेजिंग पावर किल हो रहा है, तो मैं स्पेंडिंग कम करूँगा, सेल्स टैक्स की मदद में से वो कम हो जाएगा। तो इट इज़ अ काउंटर इफेक्ट। ये इनको बात समझ में आती नहीं है। जिस दिन आ गई इन्होंने बाकी जो लोग बाहर हैं टैक्स नेट से उनको ले आए टैक्स नेट में, आपके मुल्क का मसला हल हो जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है और कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, थोड़ी सी इंटेंशन और विल अगर आ जाए तो इन सॉल्यूशंस पर बड़े अच्छे तरीके से अमल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इशफाकुल्लाह साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।